हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तैयारी चल रही है आप लोगों की? तैयारी करते रहिए। ओके, तो आज डेट क्या है? 9 जून 2024। आज दिन है संडे। तो आज हम लोग क्या करेंगे? जो मंडे से लेके सैटरडे तक करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसमें उसका रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों को समय नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। डेट क्या है? 9 जून 2024। करंट अफेयर रिवीजन। आज है रिवीजन क्लास। तो जितना हम लोग वीक में लाइक मंडे से लेकर सैटरडे तक जो जो पढ़े हैं उससे उसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, वर्ल्ड ओशन डे कब मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे हम लोग कब मनाते हैं? 8 जून को। पहली बार इसको अनाउंस कब किया गया था? 2008 में यूनाइटेड नेशन द्वारा। 2008 में यूनाइटेड नेशन द्वारा, और 2009 से यह मनाने जाने लगा 8 जून को। अब इसके मनाने के पीछे जो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग वर्ल्ड ओशन डे, इसके पीछे कारण क्या है? हम लोग को पता है कि पूरे अर्थ पे लगभग 70% जो लैंड है अर्थ का, उस पर क्या है? ओशन है, पानी है। तो हम अब आप समझ सकते हो 70% एरिया जो हमारे अर्थ का है उस पर केवल केवल क्या है? पानी है। तो जो हमारा ओशन है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे इन्वायरमेंट के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए। अब लैंड पर कितना परसेंट लैंड है? केवल 30% करीब लैंड है और 70% पानी है। अब पानी में कितने प्रकार के जीव जंतु रहते होंगे जो कि पूरे इन्वायरमेंट के लिए, पूरे मरीन इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। परंतु हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। उसके कारण ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ओशन की टेम्परेचर बढ़ने के कारण ओशन जो राइज ओशन का लेवल जो है बढ़ रहा है। और अब ओशन के अंदर क्या होता है? जब पानी गर्म होता है तो ऑक्सीजन लेवल जो है वह कम हो जाता है। इससे क्या होता है? जो मरीन इकोसिस्टम है, जो मरीन लाइफ है, जो जीव जंतु है ओशन के अंदर, उनके जीवन पे संकट आ जाता है। अब अगर उनके जीवन पे संकट आ जाता है तो इनडायरेक्टली वह क्या करते हैं? हमारा जो ह्यूमन की इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट आता है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ओशन को सिक्योरिटी, सेफ्टी सब प्रोवाइड करना हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा किया जाए कि जो ओशन है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए, पूरे इन्वायरमेंट के लिए। इसलिए मनाया जाता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो इस साल का थीम है, 2024 का जो थीम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, थीम अवेकन। थीम क्या है? अवेकन न्यू डेप्थ। यह 2024 का छोटा सा थीम है। और इसको ध्यान दें, छोटा थीम और अच्छा थीम होता है तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। अब यही थीम क्यों लिया गया? सिंपल सा, अगेन वही चीज, लोगों के अंदर जागरूकता लाना। वो जो समुद्र है, जो सागर है, हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है? जब आप ऑयल एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो बीच में कहीं किसी एक्सीडेंट के कारण क्या होता है? ऑयल जो है वो समुद्र के अंदर गिर जाता है, फैल जाता है। तो लोग उसको क्या करते हैं? उसको क्लीन नहीं करते, छोड़ देते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होती है? सिंपल सा, जो सनलाइट पड़ता है वो प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जा पाता, जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इस कारण क्या होता है? जो मरीन मरीन इकोसिस्टम है, जो ओशन में रहने वाले जीव जंतु हैं, जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके जीवन पे संकट आता है और पूरा इकोसिस्टम जो है बर्बाद हो जाता है। इस सबका ध्यान देना है। जो भी डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान न पहुंचे। समझ में आ गया? इसलिए हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ओशन डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 जून को। इस साल का जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेकन न्यू डेप्थ। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड है माउंट माउंट कैलाउन। माउंट कैलाउन एक वोल्केनिक माउंट है जो कि रिसेंटली इरप्टेड हुआ है, मतलब वहां पे वोल्केनिक ज्वालामुखी फटा हुआ है। अब उसके कारण क्या है, अब ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली हुआ है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह जो माउंट कैनलाउन है वह किस आइलैंड पर है या किस कंट्री में, ये पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्यों न्यूज में है, क्योंकि रिसेंटली यह इरप्टेड हुआ है, ज्वालामुखी वहां पर एक्टिव हुआ है। माउंट कैलाउन वोल्केनो इरप्टेड रिसेंटली, इरप्टेड रिसेंटली। और ये कहां है, आइलैंड है, नेग्रोस आइलैंड, नेग्रोस आइलैंड। अब नेग्रोस आइलैंड कहां पर है, नेग्रोस आइलैंड जो है फिलीपींस में है, फिलीपींस में। और फिलीपींस क्या है, ये एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। अब यह जो अब फिलीपींस आ गया न्यूज में, तब इसका जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो है कंट्री है कहां पर है, साउथ चाइना सी में, पैसिफिक ओशन साउथ चाइना सी में। अब इसके जो ये कंट्री है हमेशा इसका और चाइना का भिड़ंत चलता रहता है, इसके कारण साउथ चाइना सी में। समझ में आ गया। अब क्या होता है, आप देखोगे तो क्या यह पैसिफिक ओशन है, मान लो ये पैसिफिक ओशन है, ओके। तो ये जो बॉर्डर एरिया है पैसिफिक ओशन का, कोस्टल एरिया जो है, ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये हमारा एशिया है, ओके। ये हमारा जापान है, चाइना, ये सब है। तो ये जो फिलीपींस है समवेयर आपको यहाँ में मिलेगा, समवेयर आपको यहाँ पर मिलेगा। अब ये पूरा एरिया है क्या, रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या होता है, जो ये एरिया है, जो रीजन है, बहुत ज्यादा वोल्केनिकली एक्टिव है, यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में जितना वोल्केनिक एक्टिविटी होता है उसका लगभग आधा जो है, हाफ ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटी यहीं पे होता है। अब इसको बोलते क्या है, रिंग ऑफ फायर, नाम से समझो रिंग ऑफ फायर। अब वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती ही रहती है, तो लावा बाहर निकलते रहते हैं, इसीलिए पूरा एक रिंग चेन बना लेता है वो एरिया पूरा, ओके। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। और ये इसका एरिया का जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड वोल्केनिक एक्टिविटी यहीं पे होता है, यही होता है, समझना क्या। और ये जो पूरा एरिया है कितना है, इसका लेंथ कितना है, लगभग 40,000 किलोमीटर ये पूरा एरिया है। यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली लाइक सो मेनी टाइम अर्थक्वेक आया, इसके कारण क्या हुआ, जो माउंट कैनलाउन है वह इरप्टेड हुआ है, वहां से जो लावा है वो बाहर निकला है, इसलिए न्यूज में है। और पूछा जा सकता है कि जो माउंट कैनलाउन है वो किस आइलैंड पर है, नेग्रोस आइलैंड पर। और नेग्रोस आइलैंड कहाँ पर है, फिलीपींस में है। अब फिलीपींस न्यूज में आ गया, नेग्रोस आइलैंड न्यूज में आ गया, माउंट कैनलाउन न्यूज में आ गया, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पूछा जा सकता है। रिंग ऑफ फायर के बारे में पूछा जा सकता है, उसका टोटल लेंथ 40,000 किलोमीटर है। पूरे दुनिया में जितना वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, जितना ज्वालामुखी फटता है, उसका लगभग 50% ज्वालामुखी इसी रीजन में होता है, समझना क्या, बस पक्का। और ये पैसिफिक ओशन है, तो सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी पूछा जा सकता है किस ओशन में आता है, पैसिफिक ओशन में आता है, समझ में आ गया। और इसी रीजन के पास अपना जापान है, जहां पे आप देखते हो हमेशा सुनामी आ रहा है, ओके, अर्थक्वेक आ रहे हैं, क्योंकि वो भी रिंग ऑफ फायर पे सिचुएटेड है, रिंग ऑफ फायर पे सिचुएटेड है। इस कारण मतलब वहां पे क्या आते रहते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं। कभी कभार जब अर्थक्वेक समुद्र के अंदर आ जाता है, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो क्या होता है, वो सुनामी का रूप ले लेता है। इसलिए सुनामी वर्ड भी कहां से डिराइव हुआ है, ये जापानीज वर्ड है, गॉट इट, समझ में आ गया, पक्का। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, पहला स्टेट, अब पहला स्टेट हो गया कंट्री में, इसलिए हमारे लिए न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज क्या देखते हैं, हम समझते हैं। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री,
टू इम्प्लीमेंट द will of care at the end of the life. कौन सा फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द विल ऑफ केयर एट द एंड ऑफ लाइफ? ये कौन सा ऐसा स्टेट है हमारे कंट्री का जो कि पहला स्टेट बन गया जो कि विल ऑफ केयर एट द एंड ऑफ लाइफ को इम्प्लीमेंट करेगा? इसका मतलब क्या? विल ऑफ केयर एट द एंड ऑफ द लाइफ। अब कोई भी पर्सन हो, चाहे वो फीमेल हो या मेल, अब जब उसका एज बढ़ता है, मान लीजिए 60 क्रॉस करता है या 50 क्रॉस करता है या 70 क्रॉस करता है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिससे कारण वह प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता, उसका हेल्थ ऐसे सिचुएशन में आ गया है या उसको लगता है कि फ्यूचर में आ जाएगा उसका ऐसा सिचुएशन, वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि उसको हॉस्पिटल जाना है कि नहीं जाना है। तो क्या करता है, एक अपना विल बना देता है, अपना इच्छा बना, मतलब एक पेपर पे साइन कर देता है कि हाँ कोई उसका टेक केयर करेगा। अब जो टेक केयर करने वाला पर्सन होगा वह कोई भी डिसीजन उसके बारे में ले सकता है। तो ऐसा जो है जो विल ऑफ केयर एट द एंड ऑफ द लाइफ बनाया गया है एक स्टेट के अंदर। उस स्टेट का नाम क्या है? गोवा। गोवा। अब किसी की तबीयत खराब हो गई, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो अब क्या करेगा वो? मान लो कि फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन आए कि वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, उस सिचुएशन को आने से पहले ही वो अपना एक विल ऑफ केयर बना देगा कि हाँ कोई ये पर्सन है या ये औरत है या ये आदमी है, ये हमारे लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी डिसीजन। तो हम वो पर्सन क्या कर सकता है, इस आदमी को कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में ले जा सकता है। अब उस पर्सन के अनुसार उस आदमी का इलाज हो सकता है। पक्का समझ में आ गया? हो सकता है लोग कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या कोई कोमा में चला जाए। अब जब कोमा में चला जाएगा तो कैसे डिसीजन लेगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो पीछे उसके कोई तो होगा जो डिसीजन ले सकता है उसके बारे में। इसलिए यह विल ऑफ केयर बनाया गया एट द एंड ऑफ द लाइफ। अब इसका मतलब क्या होता है? दूसरा मतलब क्या होता है? लिविंग विल। इसी को दूसरे नाम से करते हैं लिविंग विल। यह गोवा स्टेट द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है और इसको अप्रूव कौन किया है? इसको जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस एम एस सोनक ने अप्रूव किया है। जस्टिस एम एस सोनक ने इसको अप्रूव किया। समझ में आ गया बात को? तो ये पहला स्टेट बना है गोवा। तो पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा स्टेट है कंट्री के अंदर जो विल ऑफ केयर एट द एंड ऑफ द लाइफ इंप्लीमेंट किया है। तो गोवा ने इंप्लीमेंट किया है, किसके कहने पर? ओके, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस एम एस सोनक। जस्टिस एम एस सोनक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी बिल को, द विल ऑफ केयर एट द एंड ऑफ लाइफ, को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं लिविंग विल। लिविंग विल। नेक्स्ट है होलंगाबाद गिब्बन सेंचुरी। होलंगाबाद गिब्बन सेंचुरी। अभी न्यूज में है, तो सबसे पहले इसका पूछा जा सकता है कि ये लोकेशन इसका किस स्टेट के अंदर? सिंपल सी बात है, जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। आसाम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में यह है। अब न्यूज क्यों है? न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो ये पार्क है, सेंचुरी है, इसके बीचों बीच से रेलवे ट्रैक पास हो रही है। तो क्या हो सकता है, जो एनिमल्स हैं जैसे गिब्बन है, क्या है गिब्बन? क्या है गिब्बन? जो है एक स्मार्टेस्ट और स्मॉलेस्ट मंकी स्पीसीज है, सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान मंकी स्पीसीज है। अब ये मान लो कि रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा है, उसी समय रेल आ गई, तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए वहां पे एक कैनोपी का ब्रिज बनाया गया।
कैनोपी ब्रिज बनाया गया है कि जिससे क्या मतलब एक नेचुरल कैनोपी का ब्रिज बनाया गया है जिससे कि जो जीव जंतु हैं वह उस ब्रिज के सहारे मतलब ट्रैक को आराम से क्रॉस कर सके, जो एक्सीडेंट की संभावना है वो कम हो जाए, मतलब न हो के बराबर। तो एक नेचुरल टाइप का कैनोपी ब्रिज बनाया जाएगा जिससे ट्रैक जहां पे ट्रैक पास हो रहा है, जैसे रेलवे ब्रिज होता है ना, ठीक उसी तरीके से नेचुरल कैनोपी ब्रिज बनाया जाएगा जो रेलवे के ऊपर रहेगा। अब इस जीव जंतु को किसी को क्रॉस करना हो आराम से उसको क्रॉस कर ले। तो यहां पर क्या बनाया जाएगा, कैनोपी ब्रिज ऑन रेलवे ट्रैक, जहां से वो यहीं से पास हो रही है। पक्का। अब थोड़ा सा हम लोग गिब्बन के बारे में जान लेते हैं। अब ये गिब्बन क्या है, स्मॉलेस्ट एंड स्मार्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मंकी स्पेसीज है, मतलब बंदर का एक बंदर की स्पेसीज है जो कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान स्पेसीज है। और इसका आयुसीएन जो आयुसीएन स्टेटस है वो क्या है, इंडेंजर्ड है, खतरे में है। और ये कहां पाया जाता है, यह जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन होते हैं साउथ ईस्ट एशिया के वहां पाया जाता है। कभी कदा लोकेशन पूछा जा सकता है, किस लोकेशन पे पाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। समझ में आ गया, पक्का नोट डाउन कर लीजिए। इसका आयुसीएन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है। ओके डन, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो पूरे वीक में हम लोग न्यूज पढ़े हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख रहे हैं, जिसके आने की संभावनाएं ज्यादा है। इसरो हैज लॉन्च्ड अ सॉफ्टवेयर, इसरो ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है इसरो, या ऐसा पूछा जा सकता है कि जो एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है प्रवाह सॉफ्टवेयर। अब पूछा जा सकता है कि प्रवाह सॉफ्टवेयर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है और उसका काम क्या है। इसरो हैज लॉन्च प्रवाह सॉफ्टवेयर, प्रवाह सॉफ्टवेयर कहां से, फ्रॉम विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन से, स्पेस सेंटर जिसको बोलते हैं वहां से। अब इसका काम क्या है, अब फॉर एग्जांपल जब हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो जब वो एटमॉस्फेयर में जाता है तो उस पर क्या होता है, एयर का दबाव पड़ता है, एयर का दबाव पड़ता है। तो उस एयर के दबाव के कारण उस सैटेलाइट पर क्या क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से स्टडी करना, एनालिसिस करना। इसलिए क्या हो, उससे पहले ही तो जो हमारा सैटेलाइट है उसके डिजाइन के बारे में जानकारी देना कि जो ये डिजाइन किया गया है यह डिजाइन इफेक्टिव है कि नहीं, इन सब के बारे में यह जानकारी देगा। सिंपल सी बात है यह, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। समझ में आ गया, पक्का। देखिए फॉर ऑब्जेक्टिव क्या, फॉर एरोडायनेमिक्स डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एरोस्पेस व्हीकल्स। और इस सॉफ्टवेयर का यूज गगनयान की जब टेस्टिंग हुई थी, ओके, उसमें भी किया गया था, गगनयान की टेस्टिंग में। अब गगनयान क्या है, यह मैन मतलब इसरो का एक मैन मिशन है, इसरो का एक मैन मिशन है जो कि इसरो जो है 2 से 3 लोगों को स्पेस में भेज रही है कुछ दिनों के लिए,
तो उसके लिए टेस्टिंग हुआ था उसका, उसमें प्रवाह सॉफ्टवेयर का यूज किया गया था। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। फॉर एरोडायनेमिक्स डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एरोस्पेस व्हीकल्स, जो हम व्हीकल्स भेज रहे हैं, सैटेलाइट भेज रहे हैं, क्या इफेक्टिव है कि नहीं है, जो कि जो एयर का दबाव और प्रेशर है वो झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, इस सब कुछ एनालिसिस करता है, इसलिए डिजाइन किया गया। पक्का समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियनशिप किसने अनाउंस किया है, कब होने वाला है, इसका कौन सा एडिशन होने वाला है, ये सब देख लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियनशिप, इसको अनाउंस कौन किया गया, कौन किया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स। और वर्ल्ड एथलेटिक्स क्या है? यह एक गवर्निंग बॉडी है, जितने भी इंटरनेशनल लेवल के एथलेटिक्स टूर्नामेंट होते हैं उनको सबको गवर्न करता है। तो इसने वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियनशिप होने वाला है। कब होगा, कहां होगा? बुडापेस्ट में। तो देखते हैं पहले कहां हो रहा है, वहां देखते हैं। बुडापेस्ट एक क्या है, यह हंगरी का कैपिटल है। कब होगा? 11 to 13 सितंबर 2026 को होगा, और ये पहली बार होगा, इसका पहला एडिशन ही 2026 में होगा। इससे पहले कभी यह टूर्नामेंट हुआ नहीं है, तो इसलिए पहली बार इसको अनाउंस किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट एडिशन मतलब पहली बार होने वाला। समझ में आ गया? अब इसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? जो वर्ल्ड चैंपियंस होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, जो ओलंपिक चैंपियंस होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, जो वर्ल्ड डायमंड लीग के विनर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, जो एथलीट्स पूरे साल में सबसे बेस्ट परफॉर्म किए हैं वह एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और जो जो पार्टिसिपेट करेगा उसमें जो विनर होगा उसमें इसको प्राइज कितना मिलेगा? $1.5 समझ में आया? $1.5 लाख, जो कि अभी तक का किसी विनर को सबसे ज्यादा प्राइज देने वाला यह टूर्नामेंट होगा। समझ में आ गया? इसका जो विनर का प्राइज होगा वह क्या होगा? $1.5 लाख होगा। इतना टू प्राइज फॉर विनर। समझ में आ गया कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? नाम से समझ में आता, वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियनशिप, तो जो वर्ल्ड के चैंपियंस होंगे वह पार्टिसिपेट करेंगे, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियंस वो पार्टिसिपेट करेंगे, और जो ओलंपिक चैंपियंस होंगे एथलेटिक्स में वह पार्टिसिपेट करेंगे, और जो वर्ल्ड डायमंड लीग के विनर है, वर्ल्ड डायमंड लीग के जो विनर है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और पूरे साल में जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे एथलेटिक्स वह पार्टिसिपेट करेंगे। और किसके द्वारा अनाउंस किया गया? वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा अनाउंस किया गया। अब पूछा जा सकता है वर्ल्ड एथलेटिक्स न्यूज में आ गया, पूछा जा सकता है इसके बारे में कब इस्टेब्लिश हुआ? 1912 में। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1912 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड, स्टॉकहोम, सॉरी स्टॉकहोम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? स्टॉकहोम। और इट ओके, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। कब होगा फर्स्ट एडिशन? 11 to 13 सितंबर 2026। कहां होने वाला है? यह होने वाला है बुडापेस्ट में, जो कि हंगरी का कैपिटल है, और ये पहली बार होगा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया रिसीव्ड हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस कंट्री से इंडिया ने सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जो विदेशों से पैसा आता है कंट्री के अंदर, वो विदेशी लोग इन्वेस्ट करते हैं कंट्री के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किस कंट्री से सबसे ज्यादा आया? सिंगापुर से पहला, दूसरा मॉरिशस से, तीसरा अमेरिका से आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए,
इंडिया रिसीव्ड हाईएस्ट एफडीआई। एफडीआई का मतलब क्या हो गया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एक सबसे ज्यादा कौन कहां से आया? सिंगापुर। फिर दूसरा मॉरिशस, तीसरा अमेरिका। सिंगापुर से कितना आया? 11.77 बिलियन डॉलर, जो कि लास्ट ईयर से थोड़ा कम है। ये बात हो रही है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का बात चल रहा है, समझ में आ गया? तो सिंगापुर से कितना है? 11.77 बिलियन डॉलर आया है। नेक्स्ट है मॉरिशस से कितना है? 6.13 बिलियन डॉलर। और अमेरिका से कितना है? 4.99 बिलियन डॉलर। समझ में आ गया? अब टोटल 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया के अंदर कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है? 44.43 बिलियन डॉलर, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से कितना कम है? लगभग 3.5% लेस है, लेस देन लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23। समझ में आ गया? अब क्या होता है, अब आप सोचो कि सिंगापुर बहुत छोटी सी कंट्री है, मॉरिशस बहुत छोटी सी कंट्री है, वहां से इतना पैसा आ रहा है। ये एक तरीके से टैक्स हेवन कंट्री है। यहाँ पे टैक्स लाइक जो कंट्री है, बहुत से कंपनीज हैं, वो डायरेक्टली इंडिया के अंदर नहीं आते, वो क्या करते हैं? किसी और कंट्री के थ्रू घूम कर आते हैं। क्यों? क्योंकि वह कंट्री में टैक्स बहुत कम पे किया जाता है या दिया जाता है। तो टैक्स बचाने के लिए इसलिए इन सब कंट्री को क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन कंट्री। समझ में आ गया? इसलिए इसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। इतना आपने कोई सिंगापुर की कंपनी इतना इन्वेस्ट नहीं करती है। कोई अदर कंट्री है, कोई अदर कंपनी है जो दूसरे कंट्रीज की है, वो डायरेक्टली न आकर घूम कर आती है कि ये टैक्स हेवन कंट्रीज है, यहाँ से इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे टैक्स कम पे करना पड़ेगा। पर अब इसके थ्रू आ रहा है तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? कितना सिंगापुर से भी लास्ट ईयर से कम आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो नोट डाउन कर लीजिए। अभी नासा ने और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर क्या कर रही है? नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर एक स्टैंडर्डाइज टाइम सिस्टम डेवलप कर रहा है मून के लिए। जैसे अर्थ पे एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है, स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम है, ठीक उसी तरीके से मून पर भी एक स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम बनाना चाहता है। कौन? नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नासा जो है किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम डेवलप करना चाहता है मून पर। एक दिमाग में आएगा कि नासा तो है ही है, अब दूसरा कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। तो अगर आप पढ़े रहोगे तभी आंसर करेक्ट कर सकते हो। कौन? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ध्यान दीजिएगा। नासा एंड यूरोपियन। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मतलब क्या है? अब यूरोप में लगभग जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर्स हैं। अब इस अब उस 27 मेंबर्स का एक स्पेस एजेंसी बना दिया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो दोनों मिलकर काम करें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। वर्किंग टुगेदर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम फॉर मून।
ओके, समझ में आ गया? पक्का? तब जैसे अर्थ पे है स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम, उसी तरीके से मून पे स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम बनाने के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एग्रीमेंट किया है कि मून के लिए भी एक स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम होना चाहिए जैसे अर्थ पर। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम, नो डाउन कर लीजिए। और अर्थ के स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता है, जो ग्रीनविच से पास होता है, जो कि लंदन के पास है, उसी टाइम को स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम जोन मानकर वही से सब जो है टाइम कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आ गया? पक्का? 100%। नेक्स्ट है, एक पेड़ माँ के नाम का अभियान कौन चलाया? एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने चलाया, कब चलाया, और उसका उद्देश्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम अभियान कौन चलाया? यह पीएम मोदी ने चलाया है, नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है इसको। कब चलाया है? ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। इसके करना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि कंट्री के अंदर 1 करोड़ नए पेड़ लगाने हैं, मतलब पेड़ लगाने हैं 1 करोड़। आप समझिए 1 करोड़ पेड़ लगाएंगे, सिंपल सी बात है, क्या होगा? नंबर ऑफ पेड़ ट्री जब बढ़ेंगे तो हमारे पूरे इन्वायरमेंट के लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा? इसलिए 1 करोड़ ट्री will be planted, will be planted in the country। और उस दिन जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? एक पीपल का ट्री लगाया, पीपल का पौधा, पीपल का पौधा प्लांट किया था। प्लांटेड कहां पर? ऑन बुद्ध जयंती पार्क। अब ये बुद्ध जयंती पार्क भी न्यूज में आ गया, ध्यान दीजिएगा। बुद्ध जयंती पार्क ये कहां पर है? दिल्ली में। ये बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस दिन लगाए थे? 5 जून को लगाए थे, या किस इवेंट पे लगाए थे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन लगाए थे। कौन लगाया था? नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था। उस अभियान का उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ ट्री को प्लांट करना पूरे कंट्री के अंदर। समझ में आ गया? पक्का? नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमारे एग्जाम के जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पूरे वीक पढ़े हैं, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट न्यूज अपडेट, रिवीजन। इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस launched joint satellite, the joint satellite mission। उस मिशन का नाम क्या है? कृष्णा, कृष्णा। अब ये कृष्णा है क्या? कृष्णा है क्या और इसका काम क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कृष्णा क्या है। अब कृष्णा है क्या? कृष्णा एक थर्मल इमेजिंग सैटेलाइट है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है। इट इज थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट। ये करेगा क्या? अर्थ के सरफेस, अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा।
ओके, मतलब इस सैटेलाइट के थ्रू क्या होगा, जो फ्रांस और इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है उसका नाम है तृष्णा। अभी सैटेलाइट करेगा क्या, जो अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर है उसको मॉनिटर करता रहेगा, किस कारण से अर्थ के टेम्परेचर में बढ़ोतरी आई है, इंक्रीज हुआ है, उन सब कारणों को समझेगा, जिससे कि बाद में उस पर काम किया जाए और टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम हो सके। समझ में आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग का बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, हेल्थ पे इफेक्ट होते हैं, इकोनॉमी पे इफेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज नष्ट हो रहे हैं, पूरी जो क्रॉप्स है उसके प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है, इवन द पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो क्या होगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, इसलिए भूखमरी हो जाएगी पूरी दुनिया में। इन सब का इफेक्ट क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग किस लिए होता है, अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर बढ़ने के कारण। उसको मॉनिटर करने के लिए इंडिया और फ्रांस ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है तृष्णा। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया और किस कंट्री ने एक तीसरा तृष्णा नाम की सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो फ्रांस ने। और इस तृष्णा का काम क्या है, पहली बात ये है क्या, एक थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका काम क्या है, अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को मॉनिटर करना, सिंपल सा। समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरे सप्ताह भर में, ओके, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे जो भी न्यूज पढ़े थे उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज थे उसका हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो जाने से पहले अगर ये पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज आप नोटिफिकेशन कर देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।